Hello students, welcome back on this digital platform organized by Google Chemistry. So today we are going to discuss the first chapter of NCERT, that is relation. अब देखिए बेसिकली जो रिलेशन होता है वह किसी सेट पर होता है या सेट के बीच में होता है। तो रिलेशन को जानने से पहले हमको सेट को जानना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट सेट। तो क्लास 11th में आपने सेट के बारे में सुना होगा कि सेट क्या होता है। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के सुपरिभाषित और सुसंगठित समूह को समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक, तो आइए पहले हम सेट का डिफिनीशन लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स उस पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिलेशन पर। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो रिलेशन होता है वह समुच्चय या सेट पर ही डिफाइंड होता है। ठीक, तो आइए छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं सेट क्या होता है। तो बेसिकली जो सेट है वो अनडिफाइंड होता है, कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है जिस पर सभी लोग एग्री करते हों, बट कम से कम जो कंडीशंस होनी चाहिए वो हम उसी को डिफिनीशन बना लेते हैं। भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो हमारी डिफिनीशन बन जाएगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम कहें तो अगर कोई पूछता है आपसे सेट की डिफिनीशन क्या है तो आपका पहला वर्ड होना चाहिए देयर इज़ नो ऑफिशियल डिफिनीशन ऑफ अ सेट। लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम कुछ कंडीशंस अगर उस कलेक्शन में दिखती है तो उसको हम लोग सेट बोल देते हैं। बस वही हमारा जो कंडीशन होगा वो सेट का डिफिनीशन बन जाएगा। तो सेट क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट थिंग आप कुछ भी कहें, अब थिंग चाहे जो हो सकता है वो, तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉन रिपीटेशन मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट दो बार ना आए। अगर एक बार लिख उठा तो दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है। और वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। अगर हम इस कलेक्शन को देखें तो जो हमें दिखे वही आप देखें तो आपको भी वही दिखना चाहिए। मीन्स अगर एक कलेक्शन दिया है हमको तो अगर हम कहते हैं इसमें क्या है तो वही चीज़ आनी चाहिए, अगर ये कहते हैं इसमें क्या है तो वही चीज़ आनी चाहिए। मीन्स अलग अलग व्यक्ति ऐसा ना हो कि अलग अलग जवाब दे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बेस्ट नॉवेल तो मेरे लिए कुछ और बेस्ट हो सकता है, आपके लिए कुछ और बेस्ट हो सकता है। मीन्स यह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो इस कलेक्शन को हम कह देंगे वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं वॉवेल्स, तो वॉवेल्स मैं बताऊंगा तब भी वही 5 होंगे, आप बताएंगे तब भी वही 5 होंगे। तो ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, चेंज ना करे। ठीक, डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन यह व्यक्ति से व्यक्ति में चेंज ना हो, सबके अकॉर्डिंग डिफिनीशन वही हो, सबको वही चीज़ दिखे जो और सबों को दिख रही है। ठीक है। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चलिए ठीक, अब जब हमको सेट पता चल गया तो अब जो हमारी पहली क्यूरियोसिटी होगी वो एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करना। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कराना, रिलेट कराना।
जैसे प्लस, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से प्लस करने पर एक और इंटीजर आता है। तो हमने दो इंटीजर के लिए दो इंटीजर को हम लोगों ने एसोसिएट कराया, दो इंटीजर को हमने एसोसिएट कराया किसके थ्रू? प्लस के द्वारा। तो क्या मिल गया? तीसरा इंटीजर। तो ऐसे ही सेट में जो हमारी पहली क्यूरियोसिटी होती है, पहली उत्सुकता होती है, वो यह होती है कि कैसे हम एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट कराएं। तो इसके लिए जो पहला हमको बहुत ही बेसिक चीज़ जो मिलती है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। मैं डिफिनीशन लिखता हूं आपके लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट। अच्छा, हमने यहाँ सेट बता के फिर सेट के टाइप, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इन सब के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको पता है। सेट का हमने सिर्फ यहाँ पर आपको डिफिनीशन दिया है, और इसके बाद आप उसको क्लास 11th से आई थिंक पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्लास 11th की किताब उठाइए और एक बार देख लीजिए, सिर्फ डिफिनीशन से ही डिफिनीशन है, बहुत कठिन बात नहीं है। तो अब हमने क्या किया, दो सेट हमने ले लिया, लेट ए एंड बी एनी टू सेट। अब क्या होगा, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होगा। ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होगा, जहां ए जो होगा वो पहले सेट से आएगा और बी जो होगा वो दूसरे सेट से आएगा। सही है। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। ऑर्डर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर हो यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने वर्ड ऑर्डर्ड यूज़ किया। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है, जिसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट है, वो पहले सेट से आता है और जो दूसरा है वह दूसरे सेट से आता है। ठीक बात है। इतना एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको हम दिखा देते हैं। मान लीजिए सेट ए में ए बी है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और सेट बी में मान लीजिए 1 2 3 है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, तो चलिए पहला एलिमेंट फिक्स कर देते हैं ए। अब बाकी सब ए के साथ बारी बारी से आएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, पहला एलिमेंट फिर से बी फिक्स कर दिया, इसके बाद दोनों आ जाएगा। ठीक, तो ए को तीनों के साथ लिख दिया, फिर बी को तीनों के साथ लिख दिया, तो वही क्या हो गया, ए क्रॉस। अब यहां से आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर ए में 2 एलिमेंट था, बी में 3 एलिमेंट था, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ गए। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको लिखते चलेंगे, ये कहानी नहीं चल रही है, ये सिलेबस की ही बात हो रही है, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही तुरंत रिलेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं कि अगर सेट ए में आर एलिमेंट है
और सेट बी में एस एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आर इंटू एस हो जाएगा, आर इंटू एस हो जाएगा। ठीक, चलिए आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रिलेशन पर। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मान लीजिए दो सेट हमारे पास हैं, क्योंकि रिलेशन होगा दो सेट के बीच में होगा, तो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी लेते हैं क्योंकि एम्प्टी हो गया तो कोई बात ही नहीं होगी। बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation between A and B, then a relation between कैपिटल A and कैपिटल B, then a relation, मान लीजिए रिलेशन को हम R नाम दे देते हैं, then a relation R between A and B is subset of A cross B, it is subset of A cross B। मीन्स पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर दो सेट ए और बी दिया है तो हमेशा ए क्रॉस बी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद उसी में से कुछ एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाएंगे जो कि क्या होगा, ए और बी के बीच में रिलेशन होगा, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो होगा रिलेशन होगा जो ए और बी के बीच में, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए सेट हम कोई छोटा सा ले लें, ज़्यादा नहीं, वही वाला पुराना वाला। ए हमारा ए बी है, बी मान लीजिए 1 2 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस बी कंप्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। अब कोई भी रिलेशन होगा जो ए और बी के बीच में, एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट। मीन्स जो रिलेशन आर होगा वो इन्हीं में से कुछ एलिमेंट को लेकर बनाया गया होगा, या सारे एलिमेंट को भी लिया जा सकता है। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं A1, चलिए A1 A2 ले लिया, तो ये हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो यह क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। आप कुछ और कंसीडर कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए सिर्फ A1 ले लें, तो यह भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, यह भी रिलेशन हो जाएगा ए और बी के बीच। मीन्स ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट लेकर एक सेट बनाया जाएगा जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो वह क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में रिलेशन हो जाएगा। सही है। अगर मैं इसी से एक और बनाना चाहूँ, मान लीजिए A1 बना दिया, मान लीजिए C3 बना दिया, तो अब यह ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है क्योंकि C हमारे पास है ही नहीं। तो यह जो सेट बना वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं रह गया, तो यह रिलेशन नहीं रह जाएगा। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कोई रिलेशन आर है अगर ए और बी के बीच में, तो आर और कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया गया है और उसी सेट को क्या नाम दे दिया गया है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। रिलेशन बिटवीन ए एंड
बी। बात आई होप क्लियर होगी आपको। ठीक, चलिए अब सवाल ये उठता है कि चलो भैया ठीक है, दो सेट दे दिया है ए और बी, तो अगर दो सेट ए और बी दिया है तो उनके बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? क्योंकि हमने कहा कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो सेट के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो आप बताइए, हमने कहा कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा वह रिलेशन हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे ए और बी के बीच में। बात क्लियर है भाई? हमने कहा कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन हमको मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? आर इंटू एस। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वही नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी होगा। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है हमने, ये रिलेशन लिखा है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यही होगा। और अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं। तो a क्रॉस b में r इंटू एस एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे? 2 की पावर r s। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर सेट a में r एलिमेंट है, सेट b में s एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन a एंड b क्या हो जाएगा? 2 की पावर r इंटू एस हो जाएगा। 2 की पावर r इंटू एस हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो यह रिलेशन हो गया। सबसे पहले हमने सेट देखा क्या होता है, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको डिफाइन किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों डिफाइन किया आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि किसी दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन होता है वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया जाता है। मीन्स जो आर होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ रिलेशन की बात तो हमने कर ही दी। अब बात ये उठती है, क्या रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमेशा दो ही सेट चाहिए? क्या एक से काम नहीं चलेगा? भाई अगर हम किसी दो सेट को आपस में रिलेट करा रहे हैं तो खुद से खुद को भी तो रिलेट कराया जा सकता है। मीन्स रिलेशन किसी एक सेट पर भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, तो अब वही करेंगे और मुख्यतः हमको उसी से काम भी होगा। आप इस बात को नोट करके लिख सकते हैं। अगर हमको सिर्फ एक ही सेट दिया हो तब भी रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। इसी को मैं नोट बनाकर लिख रहा हूं। लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट let A is any non-empty set। ठीक, then a relation R, then a relation R on A is defined as R सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मीन्स जहाँ पर हमने दूसरा सेट बी लिखा था वहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। अगर रिलेशन ए से बी के बीच में होता है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और अगर रिलेशन सिर्फ एक ही सेट पर ए पर डिफाइन करना होगा तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। बाकी बातें सेम वैसे ही होंगी। ठीक, चलिए
ये तो बात रही रिलेशन की। रिलेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार का होता है ये हमको देखना है। तो आइए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है कि रिलेशन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो अब जो भी एनालिसिस हम लोग करेंगे वो एक ही सेट को लेकर करेंगे, दो सेट हमको नहीं दिया होगा। मीन्स जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक ही सेट को लेकर करेंगे। तो पहले चलिए सेट ले लेते हैं। लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ये नोटेशन है नॉन एम्प्टी का, नॉट इक्वल टू 5। एंड मान लीजिए आर ए पर कोई रिलेशन है। आर इज एनी रिलेशन ऑन ए। आर इज एनी रिलेशन ऑन ए। अब आर ए पर रिलेशन है, इसका मतलब क्या है? दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक। तो जो पहला टाइप का जो रिलेशन हमको डिस्कस करना है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव। कब किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे ये हमको देखना है। ठीक। तो भैया बहुत ही आसान डिफिनीशन है। हमारा रिलेशन आर तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ। R is said to be reflexive if x comma x belongs to R. R is said to be reflexive if x comma x belongs to R for all x belongs to A. For all x belongs to A इसका मतलब क्या हुआ भैया कि अगर हमारे पास सेट ए है, मान लो इसमें 1,2 है और आर एक कोई रिलेशन डिफाइन है, तो आर रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसमें 1,1 भी हो और 2,2 भी हो। इसके अलावा कुछ और आता है तो उससे मतलब नहीं। कम से कम ये दोनों एलिमेंट होने ही चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट के लिए x, x आर में होना चाहिए। सही है। तो अगर a हमारा 1, 2 है तो 1,1 और 2,2 अगर r में होगा, इसके अलावा भी कुछ और आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कम से कम ये दो एलिमेंट हैं तो r हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। r हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा जो है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नाम से ही आपको क्लियर है कि अगर x, y R में है, इफ x, y बिलोंग्स टू R, तो यह क्या इंप्लाई कर दे? दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग्स का सिंबल है, मतलब उसमें है। तो रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब अगर x, y R में है तो y, x भी R में अगर हो जाए तो रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही ले लें, अगर हम इसमें 1, 2 ले लें, ठीक, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए
2,1 भी इसमें होना चाहिए। इसके अलावा क्या आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी आए रिलेशन में, जो भी आए उसका रिवर्स भी उसमें होना चाहिए। अगर x, y आ रहा है तो y, x भी r में आना चाहिए। अगर ये कंडीशंस होल्ड हो रही है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेट कुछ भी है, हमने r को फाई ले लिया, r में कुछ हमने लिया ही नहीं, तो फाई भी a क्रॉस a का सबसेट होता है। फाई इनफैक्ट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई जो है यह एक रिलेशन बन जाएगा। अब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर x, y r में है तो y, x भी r में होना चाहिए। तो आप बताइए, क्या आप x, y यहाँ पर चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इसकी बात ही नहीं कर पाएंगे। जब हम इधर ही नहीं ले पाए तो इधर की क्या बात करें? बात समझिए आप। x, y अगर r में है तब हमको y, x चेक करना है। तो जब x, y ही नहीं है तो इधर की कोई बात नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? यह सिमेट्रिक हो जाएगा। रिलेशन फाई सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हम इधर का एलिमेंट ही नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो इधर की कोई बात नहीं करनी है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जो थर्ड टाइप का आता है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण। जैसे कोरोना एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो पहले से तीसरे में मान लिया जाएगा। भाई इनको करो ना, इनसे मिले इनको करो ना, इनसे मिले इनको करो, तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ कोरोना पहुँच गया। तो यही होता है ट्रांजिशन का मतलब। इसका मतलब क्या है कि अगर a, b r में है, x, y ले लीजिए। अगर x, y r में है और y, z r में है, x, y r में है और y, z r में है, तो यह क्या इम्प्लाई कर दे कि x, z भी r में हो जाए। x, y है, y, z है, तो क्या इम्प्लाई कर दे? x, z भी r में हो जाए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। क्लियर है? अभी ये सब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ मैं आपको डिफिनीशंस बताता चल रहा हूँ और बहुत ही कम थियरी है रिलेशन में। बस इन्हीं 3 टाइप के रिलेशन को हमको डिस्कस करना है, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर आ जाना है। तो बहुत ज़्यादा थियरेटिकल वर्क नहीं है। ये ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि x, y हो, y, z हो, तो x, z भी अगर r में आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर कोई सेट A है तो x, x भी R में होना चाहिए, हर एक x A में होने के लिए। ठीक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। अगर x, y ही नहीं है तो फिर ऑलवेज सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर x, y और y, z R में है तो x, z होना चाहिए। अगर हम इस टाइप का एलिमेंट ही ना चूज कर पाएँ तो अपने आप क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी एक आध और बच्चे पूछते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ ताकि कोई पूछे ना। एक और टाइप का होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये सिमेट्रिक से रिलेटेड है, बस इसमें 2 कंडीशन आ जाती हैं। यह कहता है कि अगर x, y R में हो और y, x भी R में हो। अगर x, y R में है और y, x भी R में है, यह इम्प्लाई कर दे x बराबर y।
एक्स वाई आर में है और वाई एक्स आर में है, तो ये क्या इम्प्लाई कर दे, एक्स बराबर वाई, तो ऐसे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। ठीक, तो मेनली यही 4 टाइप के ही रिलेशन हैं। एक रिफ्लेक्सिव हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया और एंटी सिमेट्रिक हो गया। ठीक, आइए अब थोड़ा सा और एक डिफिनीशन बनाते हैं यहाँ से। इन्हीं चारों से मिलके 2 डिफिनीशन निकल कर आएंगे। तो जो पहला निकल के आता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर को हम मान लीजिए पहले सेट ले लेते हैं, लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज एनी रिलेशन ऑन ए, एंड आर इज एनी रिलेशन ऑन ए, then R is said to be equivalence relation. R is said to be equivalence relation R is said to be equivalence relation if क्या हो, if R हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, R is reflexive, R is symmetric, third R is transitive, R is transitive। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऐसा रिलेशन जो तीनों हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन के हैं, वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और जो और अगला टाइप का रिलेशन आता है वो होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जो कि हमें नहीं पढ़ना है बट डिफिनीशन है, कोई पूछ सकता है, कहीं नाम सुन लिया तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं पहले से ही। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो सारी बातें यही होगी, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, आर इज एनी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज सेड टू बी, R is said to be, R is said to be partial order relation, R is said to be partial order relation if R is reflexive, R is anti-symmetric, बस यहीं पर चेंज होता है, R is anti-symmetric and R is transitive, R is transitive। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन, और अगर रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये बातें हो गई, पूरे हमने रिलेशन को आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं एक बार क्विकली रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेट क्या होता है, सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर ए हमारा ए में होगा और बी हमारा बी में होगा। इसके बाद हमने रिलेशन डिफाइन किया दो सेट ए और बी के बीच में,
तो किसी भी दो सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। उसके आधार पर हमने एक फार्मूला बनाया कि अगर सेट ए में आर एलिमेंट हो, सेट बी में एस एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाता है, 2 की पावर आर एस, 2 की पावर आर एस। इसके बाद हम लोगों ने फर्दर प्रोसीड किया। अब हमने रिलेशन को एक ही सेट पर डिफाइन कर दिया, ए पर। तो अगर सेट ए पर ही आर डिफाइंड है तो आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन आया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि सेट का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स अगर सेट हमारा ए है, उसमें कोई एलिमेंट हम x लेते हैं तो x कॉमा x आर में होना चाहिए, हर एक x बिलोंग्स टू ए के लिए। यह बात हो गई रिफ्लेक्सिव की। सिमेट्रिक की बात क्या थी, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये थी कि अगर इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर x कॉमा वाई आर में है तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, y कॉमा x भी आर में होना चाहिए। और उसके बाद हमने ट्रांजिटिव देखा। ट्रांजिटिव में क्या था, अगर x y आर में है, y z आर में है, x y आर में है, y z आर में है, तो x z भी आर में होना चाहिए। उसके बाद हमने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखा। वो क्या कहता है कि अगर x y आर में है और y x भी आर में है तो x बराबर y आना चाहिए। अगर ये हो गया तो रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो उसको इक्विवेलेंस बोल देते हैं। इसके बाद आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये कहता है कि अगर आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो रिलेशन क्या बन जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रिलेशन का रहा जो कि हमें पढ़ना है। और अब आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी बस इतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।